लेकिन अगर हमें ये पता चले कि ये लेवल एक एंट्री ज़ोन हो सकता है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है, जिसमें आपकी हेल्प करेगा फिबोनाची। अब ये फिब थोड़ा-सा क्लीन हो चुका है, अब हम इसका यूज़ समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। उनमें से जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो, ये एक ऐसा टूल है जो इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी एंट्रीज आपको प्रोवाइड करता है और इसको समझना भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें कुछ ही लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उन लेवल्स को बस फोकस कर लेते हैं तो ये टूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम फिबोनाची का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिबोनाची का सबसे बेस्ट लेवल कौन सा होता है, क्योंकि वैसे तो आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। चलिए यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। अगर देखोगे तो क्या होता है ना, जब मार्केट में हम लेते हैं ना बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे लेवल। आज तो चलो बुलिश है, जिस दिन मार्केट सुपर बुलिश रहती है ऊपर की तरफ निकल जाती है। अदरवाइज उस दिन क्या होता है ना, उस दिन मतलब बहुत ज्यादा। आज देखो जैसे मार्केट ये था कि ऐसे मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती है। उसके बाद आता है ये मार्केट, जहां मार्केट डाउन आती है, अप जाती है, इस लेवल से डाउन आती है, हम कैसे समझे, यहीं से डाउन आएगी, फिर यहाँ पे मतलब डाउन आती है, अप जाती है। अगर हमें ये पता हो कि यहाँ से रिजेक्शन आने वाला है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक वैसे ही जब मार्केट बुलिश होती है तो आपको पता है मार्केट चलती कैसे है, मार्केट का ये चाल रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो। ठीक है, ऐसे मार्केट गिरती हुई आएगी। वैसे ही जब मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट ऊपर जाती है, डाउन आती है और अप जाती है। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि ये लेवल एक एंट्री जोन हो सकता है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है जिसमें आपकी हेल्प करेगा फिबोनाची फिब। तो फिब की हेल्प से अगर हमें ये एंट्री पता चल जाए, मैं फिब के सारे लेवल यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगी, एक दो इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगी। अगर आप उसको देखो, क्या होता है ना, किसी की भी मेरी या किसी की भी वीडियो देखो, इंस्टेंट आप जाते ही उस वीडियो को ट्रेड में यूज मत करना। पहले आप उन चीजों से थोड़े दिन पेपर ट्रेड करके देखो कि हाँ, क्या ये चीजें काम करती हैं। अगर ये चीजें काम करती हैं तो फिर कुछ महीने आप ट्राई करो, फिर आप रियल में मतलब अगर वो सही चल रहा है, पेपर ट्रेड आपको मतलब सही दिख रहा है, तो फिर रियल ट्रेड में आप ट्राई कर सकते हो। जकदम वीडियो को देखते ही हम उस पे जाके ट्रेड शुरू करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी चीज को अगर आप सुनते हो तो उसको पहले प्रैक्टिस करके देखो, बिना पैसा लगाए। अगर वो काम करता है तो फिर उस पर ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। सो फिबोनाची हमें ये बताता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है, डाउन आता है, तो ये कौन सा लेवल है जहां से ज्यादातर टाइम पे प्राइस अप जा सकता है, ताकि आपको एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिले और टारगेट आप ले पाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है, ऐसे नहीं जाती कभी भी। तो ये सारे एंट्री, ज्यादातर एंट्री आपको फिर से मिल जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि रियल चार्ट पे, रियल मार्केट में इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये चीजें यहाँ पे काम करती है। ठीक है, पहले ये जो जोन है ना, ये जीरोधा का अकाउंट है। अगर आपका दूसरा ब्रोकर होगा तो यहाँ पे कुछ अलग सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे टूल आ जाते हैं, जिसमें ये देखो प्लस है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, जिसमें से टॉप पे, क्योंकि मैं फिब ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए वो टॉप पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो क्या होता है ना, जब हम किसी टूल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये टॉप पे दिखता है। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में की थी तो फिर टॉप पे नहीं था, इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ। हो सकता है ये फर्स्ट नंबर पे, हो सकता है आपके वाले पे दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखे। बस आपको सर्च करना है फिब रिट्रेसमेंट, इस पर क्लिक करना है। अभी देखो क्या हो जाता है, जब हम फिब क्लिक करके कहीं भी ऐसे चार्ट पे क्लिक करके इसको ऐसे खींचते हैं ना,
तो ये देखो कितनी ड्राइंग सी दिख रही है। फिब की सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है ना, फिब थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। देखो टूल यूज करने से पहले ना ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ऐसे में फिब का यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल भी देख लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो फिब है ना यहाँ पे ऐसे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ऊपर देखो ये चीज आ जाती है। फिर यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आपको क्या क्या रिमूव करना है उसकी बात बता देती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे हटेगा तो आपको दिखता जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में इतना कलर की क्या जरूरत है, बैकग्राउंड क्लीन हो गया। ओके, उसके बाद और क्या हमें नहीं चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखो 0.42 नीचे वाले लेवल कोई इतना खास जरूरत नहीं है। 0.26 कोई खास जरूरत नहीं है। 0.36 इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। 0.16 इसकी भी कोई खास जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब ये फिर थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कहूँगी। यहाँ देखो ये लाइन थोड़े से ब्रॉड है और इस पे वापस क्लिक करके चाहो तो इन लाइंस को ऐसे पतला कर सकते हो या ऐसे वापस मोटा कर सकते हो। अब ये जो इतने लेवल्स बचे हैं ना ये थोड़े काम के हैं, ठीक है, ये थोड़े से काम के हैं और इतना आप रख सकते हो। आपको अगर सिंगल कलर चाहिए तो उसमें भी थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हो। डाउन में आओ, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये 0.5 क्योंकि मैंने पहले से सेट कर रखा था तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे बाकी तो मिड वगैरह सब ठीक ही है। देखो अगर मान लिया ये जैसे बिल्कुल मिड में है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, टॉप हो, देखो टॉप पे आ जा रहा, नहीं आपको मिड में रखना है। अगर मिड में ना हो तो यहाँ मिड क्लिक करके कर सकते हैं, ऐसा होता है। फॉन्ट साइज चाहे तो बढ़ा सकते हो आप, 14-15 कर सकते हो ऐसे, ये बात है। टेक्स्ट में देखो यहाँ पे ये सब और तो कुछ बचा नहीं। हाँ एक कलर बचा, कलर चाहे तो आप कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ देखो यूज वन कलर, अगर इस पर क्लिक करोगे चाहोगे कि आप एक जैसा कलर हो जाए, देखो सबका ग्रीन हो चुका है। चाहोगे ब्लू हो जाए तो ब्लू हो चुका है, वो आपकी मर्जी है। मैं ग्रीन रहने देती हूँ, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फिब थोड़ा सा क्लीन हो चुका है। अब हम इसका यूज समझते हैं। देखो फिब जब भी मार्केट ऊपर जाती है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ऐसे, तो जनरली कहते हैं ना, जैसे मैं फिब ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लिया मैंने ये फिब कहीं पे ड्रॉ किया, अब प्राइस ऐसे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, आप अभी सबको मत जानिए, एक एक करके ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको लगेगा कि देखो अभी भी इसमें बहुत सारे लेवल है। ये टॉप में हम टच करते हैं, ये बेस में टच करते हैं, ठीक है, इनका बस इतना ही काम है। बाकी ये 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम सिर्फ एक लेवल की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। 0.5 का जो सब क्या होता है ना, जिसने भी स्ट्रैटेजी दी उसका यही कहना है कि 0.5 जब भी प्राइस ऊपर जाती है अपने 50% तक गिरती है जनरली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिस दिन बहुत ज्यादा बुलिश होती है उस दिन आपको 0.5 पे आती हुई कभी कभी नहीं दिखेगी, ऐसा होता है, ठीक है। सो इसका ऐसे है कि अगर कोई प्राइस ऊपर जाता है तो ये 0.5 के आसपास आता है, फिर अब जाता है। ये है मतलब ये जो 0.5 का जोन है ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आप अभी सब में मत उलझो, एक एक करके फिब को समझो। अगर आप फिब में बिल्कुल नए हो, फिब के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले 0.5 को फोकस करो। जितना भी चार्ट देख रहे हो उन पे जाकर ट्राई करो। मैंने कहा ना, फिर रिपीट करती हूँ, किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को देख के तुरंत ट्राई नहीं करना चाहिए। पहले उसमें पेपर ट्रेड करना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए कि क्या वो चीज वैसे काम कर रही है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर रियल ट्रेड में उसको ट्राई करना चाहिए। सो एक तो ये तरीका होता है फिब का कि फिब जाता है 0.5 पर आता है और अब जाता है, तो 0.5 एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे में ज्यादातर ये भी टारगेट देखने को मिलते हैं और अपसाइड के भी टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक और होती है कि जब भी प्राइस ऐसे अब जा रहा है ना, तो यहाँ 0.3 ये वाले जोन पे आ जाता है।
ठीक है। इस जोन पे आपको एंट्री नहीं करनी। अगर इस जोन पे आके प्राइस ऐसे रुकता है तो ये जो होता है ना, जैसे 0.5 से लेके 0.3, ये वाला जो जोन होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं गोल्डन जोन। इसको गोल्डन जोन कहते हैं कि यहाँ पे मतलब प्राइस में बुलिशनेस थी, अब गया, एक रिजेक्शन लिया प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक, अब फिर से नए बायर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, प्राइस वॉलेटिलिटी कर रहे हैं, स्टे कर रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है ना 0.5 का, तो फिर से एंट्री बनती है और यहाँ पे एक बुल रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, हमने थोड़ा सा ऐसे समझा। अब इसको चार्ट पे देखते हैं, इसी चीज को बस चार्ट पे देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइस है, ठीक है, एक प्राइस यहाँ से अप गया, यहाँ से ऊपर की साइड की रैली की प्राइस ने, उसके बाद प्राइस डाउन आया, इस जोन पे ही रुक के क्यों वापस गया? क्या फिर इसमें कोई एंट्री दे सकता था? ट्राई कर लेते हैं। ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, हमने एक बेस और एक हाइट पकड़ी, अब हम फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या एग्जैक्टली अभी जो हमने बात की, क्या वो चीज़ यहाँ पे काम की है। और भी अलग अलग जगह पे टेस्ट करेंगे, पहले यहाँ पे समझिए। ये है एक 0.5 का जोन, सबको मत समझिए, एक एक करके समझिए। 0.6 का जोन, ठीक है, प्राइस यहाँ से अपसाइड गई, अपसाइड इस हाइट तक हमने, मतलब ये बेस लिया, ये हाइट लिया, ठीक है, ये देखो, ये 0 1 हाइट लिया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, कहाँ तक आई? 0.5 से 0.6, ये वाला जिसको हमने गोल्डन जोन कहा। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रुकता है। आप यहाँ देखो मार्केट को, रुकने दो, कोई बात नहीं, आपको यहाँ एंट्री नहीं बनानी। आपको एंट्री कब बनानी है? जब इसका ब्रेकआउट करता है, 0.5 के ऊपर निकल रहा है, आप एंट्री बना सकते हो। और इस एंट्री में इतना छोटा एसएल देखो प्लान होता है, एसएल छोटा हो जाता है, फिर टारगेट आप ग्रो कर सकते हो। देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लगभग इस जोन के आसपास बुक हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो हमने फिब में सिर्फ एक चीज समझी है आज, कि ये जो 0.5 और 0.3 ये वाला जो जोन होता है, ये वाला, ये अगर प्राइस बुलिश है और डाउन आता है, तो फिर ये जो 0.5 और 0.6 वाला जो लेवल होता है, ये एक गोल्डन जोन है। ये एक गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन क्यों है? क्योंकि अगर नए बायर को मतलब एक्टिव होना हो तो उनके लिए एक अच्छा जोन है। हमें कैसे समझना है कि जब इस जोन में प्राइस रुके, ठीक है, और ब्रेकआउट करे, तो मतलब एक अच्छी खासी थोड़ी सी कॉल साइड की एंट्री हमारी बन सकती है, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या ये एक ही बार काम करता है या और काम करता है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, बस इसी बात को अभी आज समझिए, और इस बात को मल्टीपल चार्ट में बहुत जगह आप खुद से ड्रॉ करके देखें तो आपको यहाँ पे समझ आएगा। दोबारा से देखते हैं, जब प्राइस अपसाइड जाती है, उसके बाद डाउन आती है, तो क्या ये रिजेक्शन जोन क्या था? क्या यहाँ पे फिर हमें कोई ट्रेड दे सकता था? उसकी बात करते हैं। ये अपसाइड है और ये मैंने बेस पकड़ा है, ठीक है, एक मूव आया, उसके बाद एक रिजेक्शन है। ठीक है, आप फिर इससे छोटे चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है फिर। सो अगर यहाँ से यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब यहाँ से देखिए मार्केट अप गई, डाउन आई, लेकिन ये जो 0.5 का लेवल था, ये लेवल स्ट्रांग है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब इस लेवल पे रुका हुआ है, लेवल स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, और नीचे नहीं आने दिए, इसी लेवल पे रुक रहा है, मतलब है स्ट्रांगनेस। ठीक है, एक तो होता है कि इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये गोल्डन जोन है जहां पे प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, फिर ब्रेकआउट देता है। दूसरा तरीका ये है कि जब यहाँ पे आता है 0.5 के रिजेक्शन पे ही अगर रुक रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कितनी देर इसने वॉलेटिलिटी की, रुका, उसके बाद ऊपर चला गया, मतलब
इतना बायर स्ट्रांग है कि 0.5 को ब्रेक ही नहीं कर पाए, तब भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। दोनों कंडीशन में हमने क्या सीखा कि इन केस मार्केट अगर इस जोन में आता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ 0.5 और 0.6 के जोन में ये वाला एरिया में आया था, तो भी 0.5 का जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने लिया। इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, पहले यहां पे समझिए। जब 0.5 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, अपसाइड जा रहा है, तो 0.5 ही आपको एंट्री दिया। कैसे? यहां से यहां आया, 0.5 को ब्रेक नहीं कर पाया, यहां रुका, मतलब स्ट्रांगनेस है, तो 0.5 तक तो रिजेक्शन लगभग हमें देखने को मिला। ठीक है, पहली चीज, यानी यहां एंट्री भी 0.5 की है। दूसरी बात, जब यहां पे प्राइस था इस जगह पे, यहां से हमने ऐसे ड्रॉ किया, यहां पे भी हमने 0.5 और 6 को देखा है जहां पे मार्केट रुक रहा है, लेकिन एंट्री कहां लेनी है? जब 0.5 का ब्रेकआउट होगा। तो क्या समझ में आता है हमें? यहाँ पे अगर मैं फेब में ड्रॉ करूं तो सिंपल एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारे पास क्या डेवलप होती है। अगर यहाँ से यहाँ हम फेब ऐसे ड्रॉ करें तो हमें क्या समझ आता है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं, तो इसको हटा देती हूँ मैं, डिलीट, ओके, कि अगर प्राइस ऊपर जाता है और डाउन आता है तो 0.6 और 5 के बीच में चांसेस है, अगर वॉलेटिलिटी करता है तो ब्रेकआउट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझ में आती है कि अगर ज्यादा स्ट्रांगनेस है, यहां आता है 0.5 के पास एंट्री लेता है, तो फिर से कॉल साइड जा सकता है। तो 0.5 के ऊपर टच करके ऊपर निकले तो भी एक कॉल साइड है। और दूसरा सिनारियो ये है कि अगर मतलब यहाँ आए और 0.5 और 6 इस जोन में वेट करे और फिर ब्रेकआउट दे 0.5 का, तो एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि 0.5 के नीचे है तभी आप एंट्री ले लो, ऐसे में कभी कभी फंस जाओगे, मार्केट नीचे चली जाती है। सो इसका ब्रेकआउट होने देना है, तो आपका एक छोटा सा एसएल इधर बनेगा और टारगेट आपका बन जाएगा। सो फिब में 0.5 के इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे समझे। आप बस एक लेवल को बहुत अच्छे से ट्राई करो। क्या ये डाउन में भी काम करता है? चलो डाउन में भी देखते हैं। ये तो अपसाइड की बात हो गई ना। छोटे चार्ट में काम करता है क्या? छोटे चार्ट में भी बताते हो, फिर के बाकी लेवल भी फिर कभी समझाऊंगी। अभी इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझा देते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मूव आया, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट 0.5 पे सपोर्ट लेता है, अब जाता है। यानी छोटा चार्ट हो बड़ा चार्ट हो, 0.5 एक एंट्री जोन बनता है हमारे लिए। यहाँ पे 0.5 एक एंट्री जोन बनता है, ठीक है। अब हम डाउन की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं फिब ड्रॉ करूं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? सिमिलर चीज जैसा बाइंग में हुआ उसका उल्टा होता है सेलिंग में, ठीक है। जब प्राइस डाउन, एक सेकेंड, हाँ, जब प्राइस यहां से डाउन जाती है उसके बाद अपसाइड जाती है, तो वही 0.6 और 5 के जोन में क्या है, जब डाउन से अप गई, मतलब बुलिश थी मार्केट, तो मार्केट में क्या हुआ, ये वाला एरिया में बायर एक्टिव हुआ। लेकिन जब सेलर को एक्टिव होना था तो ये वाले एरिया में क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुआ, ठीक है। सो 0.6 और 5 इस जोन में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सेलर एक्टिविटी किए। जब इसका ब्रेकडाउन किए तो फिर आपकी एक यहाँ पे स्कैल्पिंग में भी एंट्री बनी। दोबारा क्या हुआ, यहीं आए और इसी 0.5 से ही देखिए 0.5 का ही लेवल है, इससे टकरा के फिर से मार्केट डाउन की तरफ गई। तो इंट्राडे में हमें इससे एक दो ट्रेड देखने को मिल जाते हैं जो हमारे काम आते हैं, उतना काफ़ी होता है, ठीक है। सेलिंग में भी यही, जब भी प्राइस क्या होता है, डाउन आता है, तो 0.5 के पास आपका एक एंट्री जोन बनता है। अगर 0.6 तक जाता है तो थोड़ा वेट करो, डाउन आने दो, फिर एंट्री ले लो। और अगर मतलब 0.5 से टकरा के गिर रहा है तो वहां पे भी एक एंट्री बनती है। कभी कभी छोटे मोटे एसएल चले जाते हैं, वो हर स्ट्रैटेजी में जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, ये बात समझिए। फिर यहाँ पे देखिए, इस जोन को यहाँ पे देखिए एक सेलिंग आई है, क्या ये काम करता है क्या? देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या हुआ है एग्जैक्टली।
ये जो फिब डाउन आया उसके बाद फिब यहाँ से अप गया, कहाँ गया, ये 0.6 वाले एरिया में गया। यहाँ एंट्री नहीं लेनी, जब 0.5 का ब्रेकडाउन हो जाए, इसको जब मार्केट ब्रेक करने लगे तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है और इधर ये जोन के ऊपर आपको एसएल रखना पड़ता है। अगर घूमता है तो आप चाहो तो छोटा ले सकते हो, लेकिन इसके ऊपर तो एसएल रखेगा ही यहाँ वाला, और ये आपको एक टारगेट देखने को मिलता है। सिमिलर चीज़ दोबारा भी मिलता है, हालांकि ये वाला शायद एक्सपायरी का चार्ट है, तो एक्सपायरी को इतना ट्राई मत करना, बिकॉज एक्सपायरी को क्या होता है ना, ज़ीरो हो जाता है। सो नॉर्मल डेज में पहले आप खुद से, चार्ट है ना आपके पास, आप हर किसी चार्ट में ट्राई करके देखो ये काम करता है क्या। और फिर के और लेवल्स की डिटेल में बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।